भोजन के विषय में जो भी जानकारियां दी गई हैं पाश्चात्य वैज्ञानिकों की या डॉक्टरों की या ऋषियों की, वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करती हैं। दोनों ही सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन दो अर्थ सही हैं। अगर हम पाश्चात्य वैज्ञानिकों की बात रहें तो वो सिर्फ उसके स्थूल प्रभाव को ही देख सकते हैं। वो बहुत ज्यादा जाते हैं तो उसके अंदर के अमीनो एसिड लेवल पर जाके उसके गुण बतला सकते हैं कि इसके अंदर ये गुण है, इसके इस प्रोटीन के अंदर ये अमीनो एसिड है। लेकिन ऋषियों ने इसका प्रयोग अपने शरीर पर करके देखा है कि भोजन करने से मांसपेशियों की ताकत कितनी कम होती है और क्या चीज विकसित होती है। क्योंकि जो कंसेप्ट है ऋषियों का वो कंसेप्ट ऑफ सोल है। उन्होंने मनुष्य को मूल रूप से एक आत्मा माना है। बाकी चीजें जो कुछ हैं वो सिर्फ आत्मा को दिखाने के लिए शरीर है, और जो कुछ भी कमियां आती हैं मनुष्य के व्यक्तित्व में वो आत्मा के ऊपर चढ़े हुए पॉल्यूशन है, चाहे उसको विभिन्न प्रकार के कोष कहते हैं। लेकिन वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं या जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने सिर्फ उसका वह प्रभाव देखा है खाने का जिसको वो दिखा सकते हैं। जिसको वो नहीं दिखा सकते या जिसको वो सोच सकते हैं उसको उन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। उसमें सिर्फ जो किसी न किसी रूप में, चाहे कितने भी फाइन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो, लेकिन उनकी शर्त है उनकी कि हम जो देखते हैं वो दिखा सकते हैं, उसी को हम वैज्ञानिक कहते हैं। जिसको हम दिखा नहीं सकते या जिसको हम करके नहीं बतला सकते वो वैज्ञानिक नहीं है, उसको विज्ञान के अंदर मान्यता ही नहीं है। इसीलिए इन दोनों में अंतर है, लेकिन सही दोनों है। ये बात सही है कि विचारों की शुद्धता जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर भोजन है। आदमी क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या बोलता है, क्या समझता है, क्या पढ़ता है, वो भी एक तरह का भोजन है। लेकिन मूल स्थूल रूप में जो भोजन है वो हमारा खाना ही है। और जैसा कि मैंने बतलाया हर चीज काम करती है। जैसे खून का जो उदाहरण दिया कि खून 120 दिन के अंदर पूरा का पूरा खून जो हमारे शरीर में आज बह रहा है वो सब के सब नष्ट हो जाएगा। सारे आरबीसी सेल्स, सारे डब्ल्यूबीसी सेल्स मर जाएंगे और इनको बाहर निकाल दिया जाएगा और उनकी जगह नए सेल्स आएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि सब के सब एक साथ जाते हैं। ये बोन मैरो, हड्डी के अंदर जो मज्जा है उसके अंदर जो इमेच्योर सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे पकते जाते हैं और मरते हुए सेल वालों को एक के बाद एक इसकी जगह लेते जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे जो सूक्ष्म तत्व है खून में वो हर घड़ी, हर सेकंड, हर मोमेंट में बदल रहा है और उन विचारों का प्रभाव खून पे पड़ता है। हम उसको डब्ल्यूबीसी काउंट से, आरबीसी काउंट से, हेमोग्लोबिन से, ईएसआर से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम विचारों में परिवर्तन देख सकते हैं। हम मनुष्य के स्वभाव के अंदर परिवर्तन देख सकते हैं। हम उसकी इंसानियत में गिरावट हो रही है या वो हो रही है हम देख सकते हैं। इसलिए जहां तक दो व्यूज का सवाल है, अगर एक दूसरे दोनों के व्यूज को माने तो ये बहुत उपयोगी होगा। हाँ, ये जरूर है कि हम कुछ अपनी क्षमताएं छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन खाते रहेंगे तो शरीर के अंदर जो ताकत है विभिन्न विटामिन बनाने की और शरीर के अंदर जो ताकत है एक तत्व से दूसरे तत्व बनाने की वो कम होती जाती है। जैसे अगर हम एयर कंडीशन में रहते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हमारी बॉडी रेजिस्टेंस कम होता है। हमारे चमड़ी के अंदर जो एक सहनशीलता है कि चाहे जितनी गर्मी में रहिए, चाहे जितने ठंड में रहेंगे आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है 1 और 1.5 डिग्री से कम ज्यादा नहीं हो सकता। ये स्किन का इतना अच्छा कंडीशनिंग है कि ब्लड का टेम्परेचर नॉर्मली 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि अपनी स्किन का टेम्परेचर जो हम थर्मोमीटर से रिकॉर्ड करते हैं वो 97 पॉइंट समथिंग या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये जो मार्जिन है एयर कंडीशनिंग का किसी भी स्थिति में नहीं बदलता, और अगर बदल जाए बहुत ज्यादा ठंड फिर आदमी मर जाएगा, क्योंकि कोगुलेशन हो जाएगा सेरेब्रल वेसल्स के अंदर, रेटिना की आर्टरी के अंदर कोगुलेशन हो जाएगा जो बाल की तरह बारीक है। इसीलिए हमें पूरी मान्यता विज्ञान को भी देनी चाहिए और उस मान्यता को भी किसी स्थिति में नहीं झुटलाना चाहिए जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र, चिंतन, व्यवहार को बनाती है। अगर आदमी को अपने विचारों में जो प्रभाव पड़ता है उसको जानना है, देखना है, तो कुछ दिनों सूर्य पाक भोजन करना चाहिए। सूर्य पाक भोजन का मतलब होता है कि सिर्फ वही चीज खाना जो सूर्य की रोशनी में पकी हो, कार्बाइड वाली नहीं। तो उससे क्या होता है कि वो एक तत्व छिपा रहता है फलों में वो क्या तत्व छिपा है? जब पेड़ में फल आते हैं तो पेड़ ये सोचता है कि मेरे फल को कोई खाए,
क्यों? उसे कोई दिलचस्पी नहीं, उसे कोई दिलचस्पी नहीं। उसे दिलचस्पी है अपनी प्रोजिनी बढ़ाने की। अगर कोई पका फल जब गिरता है और आदमी खाता है तो उसका गूदा गूदा खा लेता है, बीज फेंक देता है, और उस फेंके हुए बीज में से जो बच जाएंगे वो उसकी प्रोजेनी, उसके बच्चे होते हैं। जिस प्रकार की मुर्गी को अंडे खाना क्यों बुरा है? वो अंडे खाना इसलिए बुरा है कि मुर्गी के लिए अंडा अंडा नहीं है, वो उसका बेटा है, उसकी बेटी है। इसीलिए उसकी नजर में आप, वो भी एक जीव है, उसके अंदर भी एक आत्मा, उसकी नजर में आप उसके बच्चे को खा रहे हो, इसलिए बुरा है। उसकी प्रोटीन वैल्यू तो है, लेकिन उसके अंदर उसका जो भावनात्मक वैल्यू है वो बहुत गिरी हुई है। आप एक चीज का, एक प्राण का नाश कर रहे हैं आप। इस तरह से जो चीज जो काम करती है वो आप जान सकते हैं बशर्ते इस भावना से, और उन चीजों को, जिन पदार्थों को आप ले रहे हैं या उसका भोजन का पार्ट बना रहे हैं, वो कैसे आए हैं और किस भावना से, उसका भी ख्याल रखें। तो हम ये अपने अंदर ये अनुभव कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी और समष्टि रूप में भी। जैसे यहाँ प्रयोग किए जाते हैं 1 महीने के शिविर में, तो ऐसा नहीं कि सब व्यक्ति बदल जाते हैं, लेकिन हम देखते थे 1 महीने के जो फर्स्ट वीक और लास्ट वीक में प्रयोग करते हैं उसमें पॉजिटिव परिवर्तन रहता है। क्योंकि किसी में होता है, किसी में नहीं होता, लेकिन सब मिला के देखते हैं कि प्रभाव होता है इसका, उनके विचारों में, उसकी भावनाओं में। एक साधारण सी चीज है, हम जब यहाँ आते हैं, यहाँ के वातावरण में रहते हैं तो घर की कम याद आती है, जबकि हम बंबई जाते हैं या मद्रास जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो घर की ज्यादा याद आती है, क्योंकि हमारा एंगेजमेंट उतना नहीं हो पाता जितना एक आध्यात्मिक संस्था में होता है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि विचारों को बदलने के लिए आपको 2 स्टेज में बदलना पड़ेगा। एक तो विचारों का जो वेस्टर्न एडवाइस है, जो वेस्टर्न ओपिनियन है, वो विचारों की सेल वैल्यू को बढ़ाना है, और ईस्टर्न जो है वो विचारों की पवित्रता को बढ़ाना है। इसलिए जब हम सिर्फ उसकी सेल वैल्यू करना चाहते हैं तो वो सिर्फ इंटेलेक्ट लेवल पे आकर रुक जाती है, उसके आगे उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन अगर हम ईस्टर्न साइड लेते हैं तो सिर्फ उसकी पवित्रता इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों के लिए क्या करते हैं, आप दूसरों को कितना उठाते हैं, आपने अपने बेटे को कितना अच्छा बनाया, आपने अपने बेटी को कितना अच्छा बनाया, आपने अपने पत्नी को कितना ऊंचा उठाया, आपने पत्नी ने अपने पति को कितना ईमानदार और सच्चा बनाया। ये एक अलग पक्ष है जिसको हम खाने से वो करना चाहते हैं। इसीलिए ये होता है कि जब कभी अनुष्ठान होता है, ये होता है, तो आप अगर खुद नहीं बना सकते हैं तो आपका नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो है, ये पत्नी के ही हाथ का खाना खाइए, उसी के आती माँ के हाथ का खाना खाइए, ताकि आपके विचारों की शुद्धता। ये वेस्टर्न साइंस में बिल्कुल नहीं है, ये वेस्टर्न साइंस में बिल्कुल नहीं है। और ईस्टर्न साइंस इस पर जोर नहीं देता है कि आप क्या खा पाए, क्या नहीं खा पाए, आपका प्रोटीन का अमाउंट कौन था, कौन सा अमाइनो एसिड आया नहीं आया। लेकिन कभी कभी उसकी भी आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बीमारी हो गई है तो डॉक्टर कहता है कि आपको विटामिन सी की कमी है। सवाल ये नहीं है कि विटामिन सी शरीर में नहीं बनता, लेकिन हमने वो आदत खो दी है, इसीलिए हमको विटामिन लेना पड़ा है। इसमें यहाँ उपयोगिता वेस्टर्न साइंस की है कि हम, वो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन से बता देता है कि आपको इस चीज की कमी है, आपको प्रोटीन की कमी है, आपको आयरन की कमी है, आपको फॉलिक एसिड की कमी है। ये ऋषि की विधा नहीं बतलाती है। तो वो भी एक, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। आज जिस स्थिति पे हमारा शरीर है, जिस स्थिति में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, हमको वेस्टर्न साइंस को भी मानना पड़ेगा और ईस्टर्न साइंस को भी छोड़ देंगे तो हमारा व्यक्तित्व नीचे गिर जाएगा, हमारा चरित्र चिंतन व्यवहार ऊंचा नहीं उठेगा। अगर हम समग्र स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं, उसका उपाय जो है, जो मैकेनिकल प्रोसेस पे कर सकते हैं, जो हम स्थूल रूप से कर सकते हैं, उसकी 3 चीजें हैं। पहला है उषापान, दूसरा है अंकुरितन, और तीसरा है वो हमारी क्षमता जो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, मेटाबॉलिज्म है, जो कि खाने को खून बनाती है, खाने को विभिन्न ऑर्गेन से, यानी अवयवों का हिस्सा बनाती है। उस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए व्यायाम आवश्यकता है। उषापान में क्या होता है कि हम 2 गिलास पानी पीते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कुछ दिनों पहले एक नेफ्रोलॉजिस्ट यहाँ अमेरिका में कार्यक्रम था, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा कि आपके यहाँ कितने व्यक्ति होंगे जिनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है। उन्होंने बताया लगभग 10,000। हमने कहा कि हरिद्वार में हमारे यहाँ शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसको किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। क्या आप बतला सकते हैं आपके यहाँ का इतना अच्छा वातावरण है, इतनी अच्छी नरिशमेंट की फैसिलिटीज हैं, इतनी अच्छी पर कैपिटा इनकम है, फिर ये किडनी क्यों खराब हो जाती है? मैंने कहा मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, है कि नहीं है, ये तो वर्क आपको करना है, क्योंकि मैं अभी एक आध्यात्मिक संस्था में हूं।
वो ये है कि अमेरिका में लोग पानी नहीं पीते, पानी बहुत कम पीते। हम लोग भी यहां आते हैं तो पानी कम पीते हैं क्योंकि जूस मिल जाता है। तो असली में पानी से बढ़िया किडनी का फ्लशिंग और कोई नहीं कर सकता। निरमा कपड़ा साफ जरूर करती है लेकिन बिना पानी के वो नहीं कर सकती, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लशिंग है। इसी तरह हर टिश्यू के अंदर अगर फ्लशिंग होता रहेगा, बॉडी के सेल के अंदर फ्लशिंग होता रहेगा, यदि अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके अंदर वाटर कंटेंट काफी होगा, तो आदमी को वो लाभ होगा जो साधारणतया अमीनो एसिड या प्रोटीन खाने से नहीं होगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है उषापान। न केवल कि आपका पेट साफ हो जाता है, बॉवल्स क्लियर हो जाते हैं क्योंकि पेरिस्टल्सिस स्टिमुलेट करता है, लेकिन इसलिए भी कि जो फाउल गैस है वो जो खाने के ऊपर रहती है, रात भर बनती है, जो खाने को ताजे से बासी बनाती है, वो ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होती और जैसे मैंने कहा जीवनी शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति और प्राण शक्ति को बढ़ाती है। जो दूसरी स्थूल चीज है जिसको हम कर सकते हैं वह है अंकुरित अन्न। अंकुरित अन्न के जो ग्रोई फैक्टर है जिसको फिनाइलएलानाइन कहते हैं, ट्रिप्टोफैन कहते हैं, वो उसी पार्ट में आते हैं जो कि अंकुरित हो जाता है। इसलिए जब हम वो खा लेते हैं तो हमको बहुत सी अमीनो एसिड्स मिलती हैं, वो मिनरल्स मिलती हैं और इन्हीं अमीनो एसिड्स और मिनरल से किसी भी चीज की डेफिशिएंसी पूरी की जा सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जिसको हम स्ट्रांगली हमारे दिमाग के अंदर ये इनपुट है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए है, जैसे कभी कोई तनाव हो जाता है तो क्या होता है कि यही चीजें तनाव के कारण कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं ब्रेन के, जो ब्रेन के जो नॉर्मल प्रसन्नता के हार्मोन हैं, इंकेफ्लिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, गुआवा, उसकी जगह जो तीव्रता के हार्मोन्स हैं जैसे सुप्रामिनल के, इनका नाम है एड्रेनलिन, नॉरेड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, न्यूएपिनेफ्रिन, ये हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं और उस हार्मोन सीक्रेट होने की वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो वही अंकुरित अन्न जो प्रसन्नता के मूड में खाया जाएगा वो ज्यादा प्रभावित करेगा। इसलिए तनाव के लिए यह आवश्यक है। अगर तनाव होता भी है तो आदमी को कम से कम थोड़ी देर के लिए किसी और आदमी के तनाव दूर करने के लिए या सहायता करने के लिए या कुछ अच्छा काम करने के लिए या कुछ पूजा करने के लिए बैठ जाना पड़ता है, ताकि वो जो सीक्रेशन हो रहा है उन तनाव जनित हार्मोन्स का, एड्रेनलिन, नॉरेड्रेनालिन वाली का, वो कुछ कम हो जाए, तो फिर आपका डाइजेशन, आपका एब्जॉर्प्शन और आपका जो शरीर पर प्रभाव है, जो मन पर प्रभाव है, जो आपकी मानसिकता पर प्रभाव है, वो ठीक रहता है। भोजन का तत्व कुछ भी हो लेकिन क्रिया के लिए उसे ग्लूकोज ही बनना पड़ता है। ग्लूकोज बन के ही वो क्रिया कर सकती है। ग्लूकोज बनती है तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। और जो दूसरे भोजन है, प्रोटीन है, फैट्स है, इनको अमीनो एसिड लेवल पर बदलकर फिर उनके प्रोटीन के मॉलिक्यूल जैसे जो टिश्यूज बनते हैं, जो शरीर के विभिन्न कोष बनते हैं, उनको बनाता है। एक और बड़ी चीज है कि सारे शरीर का जो परिवर्तन होता है वो भोजन के आधार पर ही होता है। हमारा 5 लीटर खून यानी 5000 मल्टीप्लाइड बाई 15,000 75,000 बूंद खून हमारे अंदर है, जो हर 120 दिन में पूरी तरह बदल जाता है। अगर हम 120 दिन कहीं रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, गंगा किनारे रहते हैं, तो हमारे शरीर का हर ड्रॉप, हर पानी की बूंद जो है वो गंगा जल की हो जाएगी। हमारी जो हड्डियां हैं वो उसके कोष ओस्टोफाइट्स कहलाते हैं, ये सारे के सारे 6 वीक में बदल जाते हैं। किडनी के कोष जो हैं वो 16 हफ्ते में बदल जाते हैं। कहने का उद्देश्य यह है कि हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, चाहे वो कितने दिनों बाद, लेकिन वो हमारे शरीर का एक अंग प्रत्यंग बन जाता है। इसी के साथ जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि भोजन अन्नपूर्णा का प्रसाद होना चाहिए। ये बहुत अच्छा शब्द है। अन्नपूर्णा यानी डाइट जो कंप्लीट बनती है वो सिर्फ इसलिए नहीं बनती कि उसमें 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, इतना फैट है, उसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन ए है, मिनरल्स हैं। नहीं, ये खाने को पूरा नहीं बनाती है। खाने को पूरा बनाती है अन्नपूर्णा, माने व्हाट दैट कंप्लीट्स डाइट। कौन सी चीज है वो जो अन्न को पूर्ण बनाती है शरीर के हिसाब से, मन के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से? वो है अगर खाना माँ के और बहन के प्यार के साथ खिलाया जाता है और ईमानदारी का कमाया जाता है, वही अन्नपूर्णा का प्रसाद बनता है।
भगवान को हम चढ़ाते हैं या नहीं चढ़ाते, लेकिन उसके पीछे जो तथ्य छिपा हुआ है वो यही है कि इसका कारण तत्व जो है वह पवित्र होना चाहिए। एक और बात होती है जो हमारी भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि भोजन केवल वह नहीं है जो हम मुंह से खाते हैं। कोई भी चीज हम जो ग्रहण करते हैं, आंखों से जो हम देखते हैं, कान से जो हम सुनते हैं, हम विचारों को जो अपने अंदर लेते हैं, उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी, उनकी मात्रा और उनका जो गुण है वह भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है। और वो वैसा ही एक हिस्सा खून का बन जाता है, वैसा ही एक हिस्सा वो किडनी और ब्रेन का बन जाता है, जैसा कि हमारे फूड तत्व से या हमारे जो खाना है उसके तत्व से बनते हैं। एक साधारण सी बात है जो वेस्टर्न साइंस ये कहती है कि हमको 3000 कैलोरीज ऊर्जा चाहिए, हमको इतनी मात्रा प्रोटीन की चाहिए, इतनी मात्रा कार्बोहाइड्रेट चाहिए। ये आंशिक सत्य है। सत्य तो यह है कि हमको जो भी चीज चाहिए होती है उसको बनाने की एक बहुत बड़ी क्षमता हमारे शरीर के अंदर ही है। इसको कहते हैं न्यू ग्लूकोजेनेसिस। माने एक ऐसा है कि अगर कोई प्रोटीन खाता है तो वो भी ग्लूकोज बन जाता है, फैट खाता है तो वो भी ग्लूकोज बन जाता है और हमको ऊर्जा देता है। इसलिए जो मूल तत्व खाने के लिए है, विचारों का तत्व है, भावनाओं का तत्व है और स्थूल पदार्थों का तत्व है, तीनों की पूर्णता आवश्यक है।